नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज मेरे साथ बात करने के लिए मुरारी तिवारी जी हैं। आपके बारे में बताता चलूं, दिल्ली हाईकोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपसे कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणवाद को कितना समझते हैं आप अपने पेशे में। आज ब्राह्मणों की स्थिति क्या है देश में, ब्राह्मण युवा स्वावलंबी कैसे हो, इन तमाम बातों पे बात होगी। तिवारी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे दर्शकों को बताइए, आप अपने पेशे के साथ, वकालत के साथ में ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या समझ पाते हैं। मैं 20 साल से करीब दिल्ली बार काउंसिल का पदाधिकारी हूँ जी। और इसमें भी एक तरीके से लोगों की मदद करने का ही काम है। हमारे यहाँ करीब 1.5 लाख आज की डेट में इलेक्टोरेट होने जा रहा है, जहाँ से इलेक्शन लड़ के हम लोग आते हैं। और जहाँ तक आपका जो पहला प्रश्न तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण एक विचारधारा है जी। और जैसे शरीर में बताते हैं कि ऊपर वाला जो आपका अंश है, जो पार्ट है, उसको बताते हैं कि ये ब्राह्मण का पोर्शन है। इसका मतलब बहुत गहरा है और ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि जन्म से कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है तो उसी में ही होगा। ये विचारधारा है। आपका मन सात्विक हो, लोगों को भला करने का एक मन में इच्छा हो, लोगों को ज्ञान देना हो, लोगों को जागरूक करना हो, समाज को दिशा देना हो, ये सब काम मुझे लगता है कि मेन ब्राह्मणों का काम है और ये ब्राह्मणत्व है। बिल्कुल। अगर ये सारा कुछ काम है और सारा कुछ सही चल रहा है समाज में, तो जेएनयू की दीवारों पे ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसी बातें क्या है, क्या समझ पाते हैं। देखिए, आज की डेट में समस्या सबको ब्राह्मणों से है। उसका कारण कई कारण हो सकते हैं। कई बार आदमी चीज़ों को समझ नहीं पाता है जी। अज्ञानता बस भी आप कई नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। जो समाज में पहले पढ़ा लिखा, जो ज्ञानी हुआ, वो उस वक्त की समाज की व्यवस्था थी ऐसी। और जैसे बायोलॉजिकली डीएनए में जैसे कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो गई, या पढ़े लिखे हैं तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक घर में पढ़े लिखे हो गए और उनकी सोचने का एक अलग ढंग है। जो जिसको दूसरे तरह का व्यापार मिला वो व्यापार की तरह से सोचने लगा, जिसको किसान का काम मिला वो किसान का बच्चा किसान की तरह होने लगा। तो ब्राह्मणों में एक चीज़ उनको प्रिविलेज मिली है कि वो हमेशा से आगे सोचने की उनकी शक्ति रही है और उनके बच्चों में भी रही है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जा रही है। इससे हो सकता है कि लोगों को पीड़ा हो रही हो, इसी वजह से लिखते हैं दीवारों पे कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इस पे पीड़ा की जहाँ तक बात है वो तो है ही है, साथ में देश के अंदर देश के बाहर भी संचालित होने वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन है। हजारों लाखों की संख्या में भारत में ब्राह्मण नेता हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। इन सारी बातों के बाद ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मण युवाओं की स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। वो अपने आप को सोसाइटी के बाहर डेवलप नहीं कर पा रहा है, स्वावलंबी नहीं बन पा रहा है। इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, ब्राह्मणों की स्थिति स्टैटिक है बिल्कुल ही। स्टैटिक होने का उसका, और नहीं तो गिरती ही जा रही है। उसका वजह ये है कि जो जिसको हम मानते हैं कि अनप्रिविलेज्ड है, तो समाज में जो गरीब है या अनप्रिविलेज्ड है उसी को उठाने की आप कोशिश करते हैं जी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी व्यवस्था बनाई कि जो अनप्रिविलेज्ड हैं उनको उठाओ। उस उठाने के व्यवस्था के चक्कर में उन लोगों पर ध्यान ज़्यादा देने लगे और समय लंबा हो गया। इस लंबे समय में जिन लोगों को समझते थे कि ये लोग, इनको कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, अब उसमें भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वो लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। जो ब्राह्मण परिवार में भी अगर किसी को 100 बीघे जमीन थी तो आगे 4 भाई हुए, आगे उनके 2-2 4-4 बच्चे हो गए। तो डिवीजन होते होते स्थिति आज ऐसी हो गई है कि ब्राह्मण परिवार आपको ऐसे हजारों लाखों मिलेंगे जो लैंडलेस हो गए और अल्टीमेटली उनकी दशा भी वही हो गई जो अनप्रिविलेज लोगों की हालत थी।
तो इसलिए अब स्थिति में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, रादर ब्राह्मण अब सफर ही हो गया, विक्टिम हो गया एक तरीके से। इस स्थिति से वो उभरे कैसे, क्या होने की जरूरत है, और अगर कुछ आप लोगों के प्रयास हैं इस सेंस में तो उसका भी बताएं। कई बार कई डिबेट हुए जहाँ पर मैंने आरक्षण के ऊपर भी अपने विचार रखे। जी। तो मेरा ये कहना है कि अगर ब्राह्मणों को नौकरी नहीं मिल रही है तो ज्ञान तो उसके पास है, और ज्ञान की वजह से वो व्यापार की तरफ घूम जाएगा या कोई बिजनेस करेगा या एम्प्लॉयमेंट देगा लोगों को, तो उससे ब्राह्मणों का विकास ही होगा। अगर हम सोचें कि हमें नौकरी ही मिलेगी तो हम काम करेंगे, तो उसके बजाय अगर वो ट्रेड में और व्यापार में जा रहा है तो मुझे लगता है कि उस नौकरी से तो ज़्यादा बेहतर है उसका आगे व्यापारी बनना। और ये सोच करके कि अगर मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ नौकरी करूँगा, तो वो उस बात में बहुत कोई ज़्यादा वजन नहीं है। और पंकज जी, अब धीरे धीरे आप देखना, नदी का ज्ञान का भंडार का बहाव है, वो एक तरफ अगर कोई रोकेगा तो दूसरी तरफ निकल जाएगा। जी। तो अभी तक जो स्थितियां बनी हैं उसमें ब्राह्मण युवा अपने आप को नहीं मजबूत कर पा रहा है, तो उसमें वो कितना दोषी है, उसको क्या किस नजरिए से समाज को और व्यवस्थाओं के सिस्टम को देखना चाहिए। देखिए, अब तो हमें खुद अपना रास्ता अपने आप खुद चुनना है। व्यक्तिगत तौर पर जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा एक विचार आया। मैं अपना जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो आप ये 35 साल पहले की घटना होगी, कि मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है जहाँ पर कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था की ज़रूरत ही ना हो। उसकी वजह से आज मैं एडवोकेट बना। भगवान ने सब कुछ दिया उसी वजह वकालत से। बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई, एक बच्चे को डॉक्टर बनाया, 2 बच्चों को लॉयर बनाया, जिससे कि अब रास्ता बदलना पड़ेगा। अब नौकरी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो हमारा यूथ है, जब मैं मुरारी तिवारी 35 साल पहले ऐसा सोच सकता है, तो आज के यूथ को भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई प्रोफेशनल काम करे, व्यापार करे, या कोर्सेज जो एजुकेशनल कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ रिजर्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं है और अपना टैलेंट आपको खुद उसमें तराशना है। तो आई थिंक कि जो हमारे युवा हैं वो बहुत कामयाब हो सकते हैं। और देश विदेश में आपने देखा है, दूसरे देशों में भी जा कर के इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने अच्छे से इंजीनियर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। तो हमें केवल अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। आने वाले 10 सालों में ब्राह्मणों की स्थिति, युवाओं की यही स्थिति रही तो क्या समझ पाते हैं इस देश में। देखिए, मुझे तो लगता है कि जो नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरी तो वैसे भी अब धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। तो वो जो नौकरियों में उनकी संख्या कम हो सकती है, परेशानी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण धीरे धीरे स्वावलंबी भी होगा और मजबूत होगा, और कभी ख़त्म न हुआ था न ख़त्म होगा। और मुझे लगता है कि आगे चल कर के बहुत अच्छे काम और अच्छे काम करेंगे, अच्छे व्यापार करेंगे, अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। मैं तो पॉजिटिव सोच के साथ चल रहा हूँ। बिल्कुल। कि हमारी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने वाली है। और होगी भी नहीं निश्चित तौर से। ब्राह्मण युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप करें, और खास करके अगर वकालत करना चाहें तो उनके लिए क्या बेहतर भविष्य है यहाँ इस फील्ड में। देखिए, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पंकज जी क्वेश्चन उठाया है। वकालत एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पर वकालत करने के लिए रिजर्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। आप अपने टैलेंट के ऊपर, आप अपने ओरिएंटेशन के ऊपर, आप अपने ज्ञान के ऊपर, आप अपने कहते हैं शिक्षा के ऊपर वकालत को चला सकते हैं। और आप के पास कन्विंसिंग पावर कितना है, इसके लिए पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। और आप एक अच्छे कामयाब एडवोकेट बन सकते हैं। आप केवल एडवोकेट ही बनते हैं, आप अपने साथ साथ 100, 50, 200, 400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जूनियर एसोसिएट्स हैं, उनको आप मदद करते हैं और आगे समाज में भी लोगों को मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों के लिए वकालत का फील्ड बहुत अच्छा है, और मेरा खुद का अपना तजुर्बा है। और जो ब्राह्मण लोग यहाँ वकालत कर रहे हैं, मैंने उनको बहुत कामयाब होते हुए देखा है। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ जल्दी ही आपकी भेंट कराते हैं।
बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।